आज हम पढ़ते हैं अधिगम का एक और सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था। देखिए, कोहलर का जो जीवन काल है वो 1887 से 1967 तक है। अब देखिए, बात करते हैं कि कोहलर कहाँ के निवासी थे या कहाँ पैदा हुए थे, इस वगैरह ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है कभी कभी। देखिए, कोलर से कॉलर, जैसे हमारे शर्ट के क्या होते हैं, कॉलर होते हैं। तो कॉलर किसके पास, कॉलर कौन खड़े करता है, यानी कि कॉलर किसके खड़े होते हैं। नॉर्मल सी साधारण सी बात है कि जिसके पास क्या होती है, मनी होती है। कॉलर किसके पास किसके खड़े होते हैं, जिसके पास मनी होती है ना। ठीक है, तो कॉलर कहाँ के निवासी थे, मनी, यानी कॉलर जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। देखिए, कोहलर से क्या हुआ, कॉलर किसके होते हैं, मनुष्य के, और मनुष्य को क्या होती है, सूझ होती है, समझ होती है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कॉलर ने दिया है। ठीक है, बात करते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। पहला नाम है इसका गेस्टोल्टवादियों का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गेस्टोल्टवादियों का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। इसका दूसरा नाम पूछ लेता है वो कभी कभी, गेस्टोल्टवादियों का सिद्धांत का दूसरा नाम ये किस नाम से जाना जाता है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका समग्रता का सिद्धांत। तीसरा है आपका इनसाइट थ्योरी। अब बात करते हैं, देखिए गेस्टोल्ट वादियों का सिद्धांत क्यों पड़ा इसका नाम। देखिए, जो गेस्टोल्ट शब्द था वो एक जर्मन भाषा का शब्द था जिसका उदय 1920 में हुआ था। कभी कभी इसका आंसर 1912 भी हो जाता है। वो क्यों होता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब एक बात ध्यान रखना कि गेस्टोल्ट जो शब्द है वो जर्मनी भाषा का शब्द है, और यानी कि ये कब आया, ये आया 1920 में। इसका जो अर्थ है आपका समग्र आकृति, यानी कि संपूर्ण आकृति। तो गेस्टोल्टवादियों का जो सिद्धांत है उसे समग्रता का सिद्धांत इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि गेस्टोल्ट का अर्थ होता है समग्र आकृति, तो इसीलिए से समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है या संपूर्ण आकृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। संपूर्ण यानी कि छोटी से छोटी चीज को लेते चलिए, जोड़ते चलिए और आपको क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। इसलिए समग्र आकृति या संपूर्ण आकृति का मतलब है गेस्टोल्ट, और ये गेस्टोल्ट शब्द था जर्मनी का जिसका उदय हुआ था 1920 में। इसीलिए कोहलर भी जर्मनी के थे, तो उनसे संबंधित ये सिद्धांत है। अब देखिए, बात करते हैं, पूछ लेता है कि गेस्टोल्ट संप्रदाय में कितने व्यक्ति थे। एक संप्रदाय था, एक यूनिट थी, एक कह सकते हैं कि एक संस्था थी। इस तरीके से गेस्टोल्ट जो संप्रदाय था, इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे, और ये संप्रदाय कब बना था, 1912 में। इसीलिए जो आपका गेस्टोल्ट है वो 1920 ना होकर 1912 भी कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 1920 और 1912 होगा तो आप क्वेश्चन देख लेना वो के पूछ क्या रहा है, कि गेस्टोल्ट संप्रदाय का उदय पूछ रहा है या गेस्टोल्ट का उदय पूछ रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखने वाली है। अब बात करते हैं ये कौन कौन से व्यक्ति थे। ये व्यक्ति थे 3। पहला था आपका व्रदिमर, दूसरा कोफका, तीसरा कोहलर। जो व्रदिमर थे ये प्रवर्तक थे, यानी कि इन्होंने इसका उदय करा था। इनकी सोच थी ऐसी कि भाई हमें इस तरीके से, मतलब इस जो कहा जाए कि सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, ये इनकी सोच पर डिपेंड है। कोफ का क्या था, इन्होंने सहयोग दिया था इनका, वर्दिमर का। और जो कोहलर थे इन्होंने इस सहयोग से मतलब इन दोनों का साथ देते हुए क्या करा था, प्रयोग करा था। तो आपसे पूछ लेता है कि कोहलर या अंतर्दृष्टि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में जो गेस्टोल्टवादी थे वर्दिमर, वो क्या थे, वो प्रवर्तक थे। तो बस तो आपसे पूछ लेगा, प्रवर्तक पूछ लेगा, सहयोगकर्ता पूछ लेगा, प्रयोगकर्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका
ये तीनों ही है वैसे तो, लेकिन क्या है, कोहलर है, क्योंकि कोहलर ने ही प्रयोग करा था, इसीलिए इसे कोहलर का सिद्धांत ज़्यादातर कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग करा था वो किस पर करा था। देखिए इन्होंने प्रयोग करा था वनमानुष। वनमानुष को चिंपैंजी भी बोलते हैं, और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो पूछ लेगा कि कोहलर ने प्रयोग किस पर करा था, या सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में प्रयोग किस पर करा गया था। या तो वनमानुष ऑप्शन में होगा, या चिंपैंजी ऑप्शन में होगा, या सुल्तान ऑप्शन में होगा। वो ये भी पूछ सकता है कि उस वनमानुष या चिंपैंजी का नाम क्या था जिस पर कोहलर ने प्रयोग करा था। तो क्या था, सुल्तान था। अब देखिए बात करते हैं कि प्रयोग कितनी बार करा था। प्रयोग करा था 2 बार। कैसे, एक बार तो करा था ये वाला प्रयोग और एक बार करा था ये। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो कोहलर थे उन्होंने एक पिंजरे में वनमानुष को बंद कर दिया, और केले उन्होंने इस प्रकार लटकाए कि अगर वनमानुष खड़ा होकर हाथ से ऐसे से इन्हें नीचे खींचने की कोशिश करे तो वो उससे ना खींच सके। उन्होंने जो कोहलर थे उन्होंने क्या करा कि 2 बॉक्स रख दिए। तो सुल्तान ने क्या करा कि एक बॉक्स पे चढ़ा और क्या करा, फिर केले उसने ऐसे अपने पास ले लिए खाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो क्या करा था उसने, ऐसे इस प्रकार केले लटकाए कि अगर ये खुद से वैसे हाथ ऊपर वो करके अगर इन्हें खाने की या इन्हें लेने की कोशिश करेगा तो वो उनसे नहीं मिल पा रहे थे। फिर क्या करा, इस सुल्तान ने क्या करा, जो 2 बॉक्स रखे हुए थे इसके पास में, उस पर चढ़ा, और चढ़ा के बाद इसे उसने केले ऐसे वे ले लिए। फिर बाद में क्या करा, वे केले और ऊपर लटका दिए कि अगर हाथ से तो आ ही नहीं रहे थे, अगर वो एक बॉक्स पे चढ़ता तो वो तब भी नहीं आ पा रहे थे उसके पास। तो उस सुल्तान ने क्या करा, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पर रखा और उस पर चढ़कर वे केले उसने ले लिए। इस प्रकार एक प्रयोग तो ये था जो कि बॉक्स वाला था, और एक प्रयोग था ये वाला। इसमें क्या करा, केले इस प्रकार रख दिए पिंजरे के बाहर कि अगर वो हाथ से इन्हें लेने की कोशिश करे तो वो ले ना पाए। तो उन्होंने एक छड़ी रख दी जिसमें एक इस तरीके से कांटा वगैरह था जो कि इसे खींच सकता था अंदर। तो इस सुल्तान ने क्या करा, वो छड़ी उठाई, छड़ी से वो केले इस प्रकार अंदर ले लिए। फिर केले क्या करा, दूसरे केले मतलब जो केले थे उन्हें थोड़ा दूर रख दिया, और वे 2 छड़ी इस प्रकार रखी वे आपस में जुड़ सकती थी। तो इस सुल्तान ने क्या करा, वे दोनों छड़ी को जुड़ाई और वे केले ले लिए। तो देखिए वो पूछ सकता है कि जो प्रयोग करता थे कोहलर कितनी बार प्रयोग करा था। एक तो बॉक्सों को लेकर प्रयोग करा था, एक बार छड़ियों को लेकर प्रयोग करा था। तो इसीलिए 2 बार प्रयोग करा था। वो पूछ लेता है कभी कभी कि कोहलर ने कितनी बार वनमानुष, चिंपैंजी या सुल्तान पर प्रयोग करा था। 2 बार प्रयोग करा था। देखिए अब आप ये एक काम करता है कि इसे यहाँ से इसे केले लेने थे, लेकिन ये ले नहीं पाता। एकदम इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं बॉक्स पर चढ़कर ये केले ले लूं। ऐसे ही यहाँ कि अगर ये इसे केले नहीं ले पा रहा है तो इसके दिमाग में क्यों ना मैं इस छड़ी से इसे खींच लूं। तो इसीलिए कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो सूझ या अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब एकदम आना, अंदर से एकदम समझ आना, सूझ आना, कि अगर कोई बालक के सामने कोई एक समस्या रख दी जाए तो अगर बालक उसे करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर क्या होता है, एकदम समझ आते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं, एकदम उनके दिमाग में कोई ना कोई कुछ आ जाता है कि वे उसको करके देखते हैं और बाद में क्या होते हैं, फिर वे सफल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारे सामने कोई समस्या रखी होती है और उस समस्या से संबंधित जो उस समस्या को समाधान करने के लिए जो उपकरण अगर हमारे पास हैं तो हमें क्या होगा, एकदम हमारे अंदर सूझ आएगी, हमारे अंदर क्या जाएगी, समझ आ जाएगी, हम यानी कि हम अंतर्दृष्टित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पर जो कोहलर है उन्होंने देखिए क्या कहा। पहला क्या कहा, सूझ आकस्मिक यानी कि एकदम आती है। वो चिंपैंजी था, सुल्तान था, वो ऐसे एकदम तो सूझ आई थी कि बॉक्स पे चढ़कर मैं ऐसे केले ले लूँ या इस छड़ी से अंदर ले लूँ केले। तो इस प्रकार क्या होती है, यानी कि सूझ एकदम आती है। आप सोच कर देखिए, आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, आपको एकदम लगेगा अरे ये काम तो ऐसे भी हो सकता है।
दूसरा क्या है, बालक मानसिक शक्तियों का प्रयोग सर्वाधिक करता है। हाँ, यही बात है, अगर उसे सूझ ज़्यादा एकदम आ गई तो क्या करेगा, मानसिक शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा, सर्वाधिक करेगा। यानी कि अगर कोई समस्या है उसके सामने, तो अगर उस समस्या को हल करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, मानसिक शक्तियों को ही तो यानी कि दिमाग ही तो चलाएगा, बुद्धि ही तो चलाएगा। फिर तीसरा आपका मानसिक शक्तियों का विकास होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा नहीं होगा, मतलब आप और अच्छा समझ पाएंगे और कुछ काम को, अगर वो एक काम आप कर लेते हैं तो इसी प्रकार मानसिक शक्तियों का विकास ज़्यादा होता है। देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर अन्य विधियों का जन्म हुआ। कौन कौन सा, वो पूछ लेता है कि समस्या समाधान विधि अधिगम के किस सिद्धांत से ली गई है, या किस सिद्धांत पर आधारित है, या किस सिद्धांत से उदय हुआ है, या किस सिद्धांत से जन्म हुआ है। तो समस्या समाधान विधि कोहलर के सिद्धांत से आई है। या देखिए नंबर दूसरा है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे भागों का वर्णन किया जाता है। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा संश्लेषण विश्लेषण विधि। तो अगर देखा जाए कि विश्लेषण विधि आई कहाँ से है, तो कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से आई है, या गेस्टोल्ड वाद्यों के सिद्धांत से ये आई है। ठीक है, इसके बारे में देखिए एक बार और देख लेते हैं हम। कोहलर ने सिद्धांत दिया है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जर्मनी में पैदा हुए थे, यानी कि जिसके कोहलर होते हैं। कोहलर किसके होते हैं, जिसके पास मनी होती है। और गेस्टोल्ड वाद्यों का सिद्धांत क्योंकि जर्मनी में ही गेस्टोल्ड का अर्थ क्या है, गेस्टोल्ड का अर्थ है समग्र आकृति या संपूर्ण आकृति। ठीक है, जिसका उदय हुआ था 1920 में। देखिए जरा, ठीक है। अब गेस्टोल्ड शब्द कहाँ का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टोल्ड संप्रदाय में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, वर्दिमर, कोफका और कोहलर। वर्दिमर थे प्रवर्तक, कोफका कौन थे, सहयोगकर्ता, और कोहलर कौन थे, प्रयोगकर्ता। ठीक है, जो प्रयोग करा था चिंपैंजी पर करा था 2 बार, एक बार तो करा था छड़ी के साथ और एक करा था बॉक्स के साथ में। ठीक है, और इससे संबंधित अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिद्धांत के आधार पर क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी। क्रियाशीलता, अब कभी सोचने लगो कि हम तो जो सूझ का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये इसका आंसर होगा, नहीं। देखिए क्रियाशीलता, अनुक्रिया किसका सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है ये, स्किनर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए जरा। ये क्रियाशीलता, इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ, क्रियाशीलता, अनुक्रिया। जहाँ भी क्रिया वगैरह आएगा वहाँ क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि स्किनर आएगा। गेस्टोल्ड वाद्यों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। अंतर्दृष्टि यानी कि हमारे अंदर जो सूझ आएगी, बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सभी। अब एक बताइए, अगर आपके अंदर बुद्धि कम है तो आपको सूझ एकदम नहीं आएगी, या आएगी नहीं, या आप उस समस्या को हल ही नहीं कर पाए। और समस्या की रचना यानी कि अगर समस्या थोड़ी हार्ड है, समस्या थोड़ी जटिल है, तो क्या होगा, थोड़ी देर में समझ आएगी सूझ। प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष यानी सामने समक्ष रखी हुई वस्तु, अगर हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, या हम कोई सामने रखी वस्तु पर कोई प्रयोग करना चाहते हैं, या उससे संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो वो हमारे सामने होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, समग्र आकृति सिद्धांत बल देता है। किस पर बल देता है, उद्दीपक पर नहीं। उद्दीपक पर कौन सा देता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। स्वाभाविक क्रिया पावलोव का सिद्धांत, चिंतन का विकास। तो ये इसका आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के जो अंतिम जो साल होते हैं उसमें, और किशोर बालकों हेतु यानी कि किशोर बालकों के लिए जो उपयोगी जो सिद्धांत है वो कौन सा है, सूझ का सिद्धांत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत। मूर्त यानी कि जो समक्ष हमारे जो सामने वस्तुएं होती हैं उनसे यानी कि अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है, यानी कि जो इस तरीके का, मतलब है जो आपके ये वाले ऑप्शन थे सेम, यानी कि सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता, यानी कि पूर्ण से अंश, यानी कि छोटे छोटे, पहले पूर्ण था उसके छोटे छोटे भाग कर दे, यानी कि विश्लेषण विधि। बस, तो विश्लेषण संबंधित क्या है, यानी कि पूर्ण से अंश, तो वो ये विश्लेषण विधि का जन्म किससे हुआ है,
सूझ के सिद्धांत से हुआ है। तो इसी प्रकार पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का सिद्धांत जो है लिया गया है वो किससे, सूझ के सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए, किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भावों का विश्लेषण उचित होता है, यह सिद्धांत है। अरे आपने कोई फूल देखा, अब आपने फिर उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनका वर्णन कर दिया, तो इस ऐसे सिद्धांत यानी कौन सा है, पूर्ण सेंस की ओर। अब पूर्ण सेंस की ओर यानी कि विश्लेषण विधि, छोटे छोटे भागों का जिसमें वर्णन करा जाता है, किससे लिया गया है, सूझ के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, तो ये संबंधित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये वाला क्वेश्चन ही सूझ का, नहीं, ये संबंधित किससे है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर यानी कि छोटे छोटे भावों का वर्णन। अरे भाई, विश्लेषण विधि, देखिए इसमें विश्लेषण आया है ना। तो विश्लेषण विधि किससे संबंधित है, कॉलर के सिद्धांत से, सूझ के सिद्धांत से। ठीक है, तो आज का भी का जो कॉलर का हमने सिद्धांत पढ़ा है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि अधिगम का ही होगा।